तो वेज हो गया। तो अब वह वेज अगर मुद्रा के रूप में दे दी गई 100 रुपए, तो दैट इज द मनी, मॉनेटरी वेज हो गया, उसका कहला गया। उसके बाद अलग से उसको खाने के लिए लंच, टिफिन आवर या डिनर दे दिया गया, तो दैट इज द रियल वेज। उसका पैसा नहीं लिया, वो रियल वेज हो गया, उसका वास्तविक मजदूरी हो गई उसकी। तो कहता है कि जो भी मौद्रिक मजदूरी के सहयोग से आप जो खरीदते हैं सामान, जो सामान खरीदते हैं, जितनी सेवा, वस्तु और सेवा का कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो वह उसकी वास्तविक मजदूरी कहलाती है। ठीक है। तो कहता है किसी भी मजदूर की मौद्रिक मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि उसका वास्तविक आवश्यकता क्या पूरा हो जाए, वास्तविक मजदूरी के समतुल्य हो जाए उसका हुआ। अब आपको 50 रुपए दिया गया, ना आपका खाना हो पाएगा, ना आपके बच्चों का हो पाएगा, ना आप भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा या अथवा मनोरंजन कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो कहता है कि वास्तविक मजदूरी ज्यादा हो, अब अगर मॉनेटरी मजदूरी कम भी हो तो हो सकता, तो ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मजदूर को 500 रुपये आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बच्चों को शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, उसको रहने का आवास दे रहे हैं, बीमार होने पर उसका चिकित्सा करा रहे हैं, ठीक है, समय समय पर उसको स्टाइपेंड दे रहे हैं, समय समय पर पारितोषिक दे रहे हैं, ठीक है, हर पर्व त्योहार कपड़े दे रहे हैं, तो बताइए उसकी कौन मजदूरी अच्छा हुआ? वास्तविक मजदूरी अच्छा। क्योंकि जो मजदूरी मॉनेटरी मिलेगा उसके बाद वो चीज खरीदेगा ना, तो पहले ही मिल रहा है उसको, तो मजदूरी कम भी मिल रहा है, मॉनेटरी इनकम अगर कम भी आ रहा है, लेकिन वास्तविक मजदूरी ज्यादा मिल रहा है, तो बेटर माना जाता है। और किसी को 1000 रुपये दिया, कुछ नहीं दिए, तो सुखी कौन होगा ज्यादा? जिसकी रियल मजदूरी ज्यादा है। समझ गया ना? तो कहता यही हुआ। तो रियल समझ गया, मॉनेटरी समझ गया। एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है कि अब आप देखिए, आपको 1000 रुपये दिया गया, एक साल पहले भी 1000 दे रहा था और एक साल बाद भी 1000 दे रहा है, तब तक इस बीच में महंगाई 10% बढ़ गया। तो जो सामान आप 100 रुपये में खरीद रहे थे, आप उसको कितने में खरीदिएगा? 110 में। आपका जो मौद्रिक मजदूरी है, घटा है कि बढ़ा है? घट गया। मौद्रिक मजदूरी घट गया, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। वस्तु का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो मुद्रा में 2 वैल्यू होता है, दिमाग से कान खोल के सुन लीजिए। एक इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी होता है और दूसरा एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द मनी होता है। ठीक है। अर्थात जो मुद्रा में निहित क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वह उसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मनी माना जाता है, और जो उसकी फेस वैल्यू है वह उसका मॉनेटरी वैल्यू माना जाता है। अगर आप सुने होंगे कि पहले, बहुत 20 साल पहले 100 रुपए में ही 1 केजी घी मिल जाता था, आज 600 रुपए में भी 1 केजी घी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ अंतर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अरे घी तो वही है, घी वही है, रेट दोनों का अलग है। आज उसी घी को खरीदने के लिए 600 रुपए देना पड़ रहा है, और उसी घी 1 केजी घी खरीदने के लिए आपको 100 रुपए 20 साल पहले देना पड़ रहा था। मान के चल रहा है, माना हुआ है। इसका मतलब है कि मुद्रा का इंटरनल वैल्यू क्या हुआ? कम हो गया, उसकी परचेजिंग पावर घट गई, अब उसमें खरीदने की क्षमता नहीं रही है उतना। तो दिस इज द डिवैल्यूएशन, डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ द मनी माना जाता है। ये समझ गया ना? तो परचेजिंग पावर जब कम हो तो फेस वैल्यू बढ़ता है ना, उसका बढ़ रहा है। 1000 रुपये में जाइए आप देखिए, पहले पेट्रोल हम लोग 20 रुपये 18 रुपये बढ़ाते थे, और अभी देखिए 100 रुपये से ज़्यादा चला गया, 10 रुपये से ज़्यादा चला गया। क्या है ये मनी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो गिर रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है। वस्तु का जब दाम बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन आती है, तो मनी का वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी। अब वह मजदूर को मजदूरी मिला और उसकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, तो उसका नॉमिनल वेज कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अरे नहीं होगा, कम। देखिए नॉमिनल वेज जो है, जो NW है, ये बराबर होता है जो एक्चुअल वेज, मॉनेटरी वेज है, अपॉन P प्राइस से भाग दीजिएगा, तब तो निकलेगा ये, तब निकलेगा ना। अब आप मान लेते हैं कि जैसे अब आपका 500 रुपये है वेज, ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है 100 रुपये है, तो 5 का आपका चल रहा है ना। अब आपका जो है यहाँ पर, अब आपका मान लेते हैं 500 रुपये मजदूरी है, और इन्फ्लेशन हो गया जस्ट दुगना, 2.5 हो गया इसका वैल्यू। इसमें 5 यूनिट वैल्यू था एक मुद्रा का मजदूरी का, और आज इसकी 2.5 है, तो घटा ना, घट गया ना। अब उससे उतना सामान 500 रुपए का नहीं खरीद पाएगा ये इन्फ्लेशन के समय में, लेकिन जब नॉन इन्फ्लेशन का समय था तो वह 5 टाइम उसका मल्टीप्लायर यूज कर सकता था। तो कहता है कि नॉमिनल जो वेज होता है वह इन्फ्लेशन बढ़ने से घटने लगता है, कम होने लगता है। अब रियल वेज तो मजदूरी के दर पर निर्भर करेगा,
कि उसका कितना रियल बेस है, नहीं है, क्या कंपनी सुविधा दे रही है, क्या सरकार दे रही नहीं दे रही, अलग बात है। इसीलिए देखिएगा नॉमिनल वेज को डिफीट करने के लिए, बीट करने के लिए सरकार सरकारी कर्मचारी को क्या देती है, डीए देती है, डियरनेस अलाउंस देती है, महंगाई भत्ता, कि जो महंगाई बढ़ रहा है उसको आप उस भत्ता से भरपाई कर सके, आप पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। इसीलिए देखिएगा हर 6-6 महीने पे 2%, 4%, 5% महंगाई भत्ता बढ़ाई जाती है। हर मजदूर का कुछ 2 रुपये 400 रुपये मजदूरी बढ़ाया जाता है नॉमिनल वेज को कांस्टेंट करने के लिए। अब इसको जो है, अब इसका 2.5 हो गया, तो मान लेते 2.5 हुआ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके मजदूरी के दर को अगर 1000 कर दिया जाए तो 1/2 यानी कि 5 आ जाएगा, 0.5 आएगा, बढ़ेगा, माने जो बढ़ा दिया जाए, एक बात ले रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका ये तो यार एक तो एग्जाम्पल ले रहा है, तो एग्जाम्पल लिया जा रहा है। आप देखिए मतलब नॉमिनल वेज को बीट करने के लिए जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस दर से उसकी मजदूरी दर भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, मेरा कहने का तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। तो लिखिए चित्र तो इसमें 6, 7, 8 हो जाता है छोटा छोटा, लेकिन 3 को आधार बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बाद में उसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो है यहाँ पर दे दीजिए प्रोडक्ट मार्केट, वस्तु बाजार। देखिए वस्तु बाजार में क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो डिमांड होता है वह डाउनवर्ड स्लोप होता है, कल भी पढ़ाए थे आप लोग, और सप्लाई जो होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है। तो ये गुड्स का जो होता है, जो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट मार्केट का है, ठीक है, तो एसपी ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट हो गया और डी हो गया प्रोडक्ट मार्केट। ई बिंदु पर संतुलन होता है और इसकी उत्पादन मात्रा OQ और इसका मूल्य OP तय होता है, ठीक है, ये आउटपुट है और ये प्राइस है। तो कहता है किसी भी बाजार में, वस्तु बाजार में मूल्य का निर्धारण कहाँ होता है, जहां डिमांड बराबर क्या होता है, डिमांड बराबर सप्लाई हो जाता है, D=S हो जाता है, डिमांड बराबर सप्लाई होता है। ई पर क्या है, ई पर है D=S, डिमांड बराबर सप्लाई है। तो कहता है किसी भी वस्तु के बाजार में मूल्य का निर्धारण वहां होता है जहां मांग बराबर आपूर्ति हो जाती है, डिमांड बराबर सप्लाई होता है, वहां मूल्य निर्धारित होता है, वह वस्तु की मात्रा OQ मात्रा उत्पादन करता है, OP कीमत पर उत्पादक या एम्प्लॉयर बेचता है उस वस्तु, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा बाजार में ऐसी स्थिति हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो यही JB-से लॉ कहता है, JB-से लॉ का कहना है कि जहां मांग आपूर्ति बराबर होता है वहां बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता कायम रहती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति बना रहता है और वस्तु का आदान प्रदान यानी खरीद बिक्री चलता रहता है। लेकिन कभी किसी कारण से मूल्य और ये डिमांड और सप्लाई में अंतर हो जाता है, तो बाजार में एक अदृश्य शक्ति विद्यमान होती है, इनविजिबल पावर होती है, जो ऑटो करेक्ट करके डिमांड को घटाकर सप्लाई को बढ़ाकर आपस में क्या कर लेती है, बराबर हो जाता है और स्वतः ही फिर अर्थव्यवस्था चलने लगती है। लेकिन यह स्वतःकारी शक्ति क्या हो गई, 1929 में आकर फेल कर गई। कुछ दिन चला लेकिन फेल किया। तो अब अगर मान लेते हैं कि यहां पर देखिए, यहां क्या है, ये क्या, देखिए सप्लाई यहां ज्यादा है और डिमांड कम है, अर्थात सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। तो कहता है कि जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा, कल्पना कीजिए कि आपूर्ति ज्यादा है, माल बहुत बाजार में आ गया है, मांगने वाला कोई नहीं है, कैसी स्थिति है, मांग करने वाला कोई नहीं है, सामान भरा हुआ है, मंदी की स्थिति है। वेरी गुड, पकड़ रहा है ना, पकड़ते जाइएगा, खाली ये पकड़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं बजरंगी लाल जी, जब सप्लाई बढ़ जाएगा बाजार में और डिमांड कम होगा तो क्या होगा, बाजार में मंदी है। अर्थात कैसी मंदी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने के कारण परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, खरीदने की जो क्षमता वो है ही नहीं, रोकड़ा ही नहीं है, तो माल कहां से बिकेगा। तो क्या होगा इसका परिणाम, क्या होगा इसका परिणाम, जब बाजार में वस्तु नहीं बिकेगी तो क्या होगा, मंदी तो आ गई, तो क्या होगा उसके बाद, बाजार में वस्तु नहीं बिकेगी तो क्या होगा, अरे उत्पादक और वस्तु उत्पादन करेगा नहीं करेगा, रोक देगा, और जब उत्पादन रोक देगा तो रोजगार बढ़ेगा या घटेगा, रोजगार घटेगा, अर्थात बेरोजगारी बढ़ जाएगी, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर मांग कम होगा, तो मंदी और क्या होगी, और गहरी होती चली जाएगी और वह कन्वर्ट कर जाएगा डिप्रेशन में, रिसेशन कन्वर्ट कर जाएगा डिप्रेशन में। और यही हुआ था 1929 के दौरान, समझ गए। तो यही चीज है यहाँ, तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो अब इनका कहना था JB-से लॉ का, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, कि वो सप्लाई को कम करेगा और डिमांड को बढ़ा देगा, खाक बढ़ाएगा,
जब सप्लाई बढ़ा दिए, डिमांड है ही नहीं है, और डिमांड एक बार गिरने लगता है, और डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? कि लोग बेरोजगार है। और आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा, अपने कैसे बढ़ेगा? अरे भैया, जो बेरोजगार उसको रोजगार दे दो, देखो अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी। और इधर कहीं आप रोजगार देना शुरू किए तो पहले से तो माल पटा हुआ है बाजार में, तो देगा ही नहीं रोजगार। कहेगा भाई तो पूरा हमारा खटिया खड़ा हो जाएगी हमारी, और हम भर्ती कर लें और मजदूर को हम बुला लें अपने पास, तो फिर वो कहेगा कि तो बिक नहीं रहा है, प्रॉफिट आ नहीं रहा है, और मजदूर को हम बुला लेते हैं और रोजगार दे देंगे। क्या मांग बढ़ेगा? नहीं करेगा कभी उद्योगपति, कभी इंडस्ट्री नहीं करेगा। ऐसा यही फंस गया था, यही हुआ था 1929-30 में। माल पटा रह गया, लेने वाला कोई था नहीं, डिमांड गिरता चला गया। उधर प्रोड्यूसर भी क्या किया? बंद कर दिया फैक्ट्री का, बिकेगा तब तो हम नया उत्पादन करेंगे। 10 ट्रक बनाया तो 5 साल से बिकिए नहीं रहा, आप 50 ट्रक और बना दें तो पता नहीं क्या होगा। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर दैट। यहां पर जब होता है तो कहां सप्लाई घटेगा, डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सप्लाई घट रहा है और डिमांड यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इधर आने का मतलब डिमांड बढ़ता है, और इसका उल्टा आने का मतलब सप्लाई घटता है, और घट के फिर ई पर आएगा, ऑटो करेक्ट हो जाएगा दोनों, फिर इकोनॉमी चलते रहेगा। ये किसका कहना था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना। अब यहां देखिए, तो यहां पर ये क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। देखिए डिमांड ज्यादा है, इतना है, इतना, और सप्लाई क्या है? कम है। अर्थात इसको ऐसे ले सकते हैं आप, यहां से देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये ले सकते हैं आप। देखिए इसका क्या है? ये सप्लाई इतना ही है, जबकि बाजार में डिमांड इतना है, इतना का गैप है। यहां भी इतना का गैप है, सप्लाई डिमांड इतना ही है, और बाजार में मांग क्या है? मांग देख रहे हैं, डिमांड इतना ही है, सप्लाई से ज्यादा, इतना सप्लाई है, तो ये बीच में गैप है। ये गैप पाट के बन जाता है, फिर धीरे धीरे ये डिमांड घटेगा, सप्लाई बढ़ेगा, और आकर दोनों मिलेगा इक्विलिब्रियम पर, और वहां डिमांड सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह वस्तु बाजार में कीमत क्या है? नम्य है। कीमत नम्य माना गया, फ्लेक्सिबल माना गया, ट्रांसफरेबल माना गया, और धीरे धीरे ऑटो करेक्ट होकर ये हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो वस्तु बाजार हो गया। आइए देखिए, ये लेबर मार्केट है ना, श्रम बाजार। श्रम बाजार में क्या बिकता है? आदमी की, व्यक्ति की वस्तु कौन बिकता है? मजदूर बिकते हैं, बिक जाता है पूरा। मजदूर नहीं बिकता है, उसका श्रम बेचा जाता है। हाँ, उसका श्रम, घंटा आवर में श्रम मिलता है। ठीक है, ये डिमांड फॉर लेबर मार्केट है, लेबर है, और ये डिमांड फॉर लेबर का ही है। ये सप्लाई फॉर लेबर मार्केट है, और ये सप्लाई फॉर लेबर का है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी ई बिंदु पर आके हो गया, और यहाँ पर भी जो है डिमांड बराबर सप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपको बता रहा है। अर्थात इतना मजदूर आप देते हैं इस डब्लू पर, इस मजदूरी पर, अर्थात W/P, यानी इसको हम लोग W' बोल सकते हैं। इतना हम लोग यहाँ मजदूरी देते हैं, नॉमिनल रेट। ये क्या है? नॉमिनल वेज रेट है ये। ठीक है, और ये मजदूरों की संख्या, क्वांटिटी है। अर्थात आप मजदूर जो दे रहे हैं, आप मान लेते हैं यहाँ पर L कर देते हैं, M नहीं करके, यहाँ Q है तो L कर देते हैं। अर्थात आप इस कीमत पर, इस मजदूरी दर पर OL लेबर को सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ? लेबर मार्केट में। ठीक है, अब यहां भी देखिए डिमांड सप्लाई का फंक्शन होता है। कहता है जहां पर डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल हो जाता है, मतलब अगर हम ये कहें कि हम एम्प्लॉयर हैं और आप एम्प्लॉय है, ठीक है, आप नौकरी चाह रहे हैं, आप कहते हो हम 500 रुपये लेंगे, हम कहते हैं आपको 200 रुपये देंगे। कहते हैं कि सर ऐसा कीजिए ना, 300 दे दीजिए, तो हम कहेंगे नहीं हम 250 देंगे। फिर कल चलो 300 ले लो, तो बात आ गई ना, बन गई दोनों की बात। आप 300 चाह रहे हैं, हम भी 300 देना चाह रहे हैं, अर्थात डिमांड सप्लाई क्या हो गया? इक्वल हो गया, और मजदूरी रेट क्या हो गई? तय हो गई, और वहां पर मजदूर को रोजगार मिल जाता है, उस रेट पर रोजगार मिल जाता है। तो उतना आप मान लेते हैं 300 में आप बात किए, वो कहेगा सर हमारे पास 200 मजदूर है, दे दे क्या? हाँ ले आओ, तो वो एल को ले आओ, 300 रेट में 200 मजदूर आ गया। तो आप एक मजदूरी रेट तय कर लिए प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जब भी मजदूरी रेट तय होगा तो मन के अनुसार नहीं होता है, बल्कि प्राइस के हिसाब से होता है। आप देखेंगे कि पहले एक समय था कि एक राजमिस्त्री या मैसन जो होता था, वो लोग जो है 100-150 रुपये में ही काम करता था। आज उसकी मजदूरी 1000-1200 रुपये के आसपास चली गई है। तो किसके कारण? प्राइस के कारण। प्राइस बढ़ने, वस्तु की प्राइस बढ़ रही है तो मजदूरी दर भी क्या होगी? बढ़ेगी, स्वाभाविक है, बढ़ना ही बढ़ना। इसलिए प्राइस के है ना रेशियो प्रोपोर्शन हम लिखाए हुए हैं कि मजदूरी समानुपाती, अनुपात में बढ़ती है, उस हिसाब से बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर आके
यहां पर क्या हो रहा है, यहां सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है ना। अब आप मान लेते हैं कि आप देखिएगा कि इस दर पर पहले तो फिक्स हुआ, मान लें यहां पर आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रेट है। तो यहां पर आप दे दीजिए W1 दे दिए है ना, तो W2 दे देते हैं, ठीक है, W2 दे देते हैं। देखिए W2 पर क्या हो रहा है, W2 पर यह हो रहा है कि तो मजदूरी रेट बढ़ गया ना, रेट बढ़ा ना, तो W2 पर हो रहा है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो आप देखिएगा लेबर मार्केट में क्या होता है कि जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, अर्थात मजदूर ज्यादा काम चाह रहा है और मांग उसकी कम है, तो वेज रेट क्या होगा, घटेगा। वेरी गुड, थैंक यू, तुरंत बता दी, थिंकिंग पावर ठीक है। तो वेज रेट जो है घटेगा, क्योंकि महंगे दर पर कोई भी एम्प्लॉयर अपने मजदूर को रखना नहीं चाहेगा, और घटकर फिर कहां आ जाएगा, ई पर आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा वहां। एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू खूब बढ़िया समझ लीजिए, छोटा चित्र है लेकिन बहुत गुड बातें इसमें है। दूसरा पहलू क्या होगा कि अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अर्थात यहां पर कैसी स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, यानी मजदूर ज्यादा है और उसका मांग करने वाले कम है, तो यही स्थिति कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। यानी बेरोजगारी कब होती है किसी भी देश में, कब, जब सप्लाई ज्यादा है और उसका मांग कम है, अर्थात काम चाहने वाले ज्यादा है, काम मिल नहीं रहा है, तो बेरोजगारी होगा। भारत जैसे देश में है। विकसित राष्ट्र में क्या है, नहीं है, नहीं है वहां। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां जितना लोग है, लोग ही कम है सबसे पहले। अरे आदमी, जनसंख्या ही नहीं है उसके पास, तो आदमी ही कम है, कम आदमी है तो कम रोजगार, जो चाहता है सबको मिल जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। क्लियर है, इसीलिए विकसित राष्ट्र है। वह आपके यहाँ ज्यादा है ओवर पॉपुलेशन, एक्सप्लोटिव पॉपुलेशन, दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन। अब इससे बड़ा आप कितना खिताब लीजिएगा, ताज लीजिएगा, लेकिन यहाँ लोग बढ़ते जा रहा है, उसकी जीवन स्तर क्या हो रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जीवन स्तर गिर रही है। यहाँ क्या है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि इस जगह पर आ गया, W3 पर आ गया, ठीक है। आप देखिए क्या है, यहां पर हो रहा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी मजदूर कम है, मांगने वाले ज्यादा है, तो वेज रेट क्या होगा, बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ के ऊपर चला जाएगा। अर्थात यहां पर आ जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम होगा और फिर संतुलन आ जाएगी और मजदूरी दर निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। तो बेरोजगारी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेरोजगारी कब होती है, व्हेनेवर द सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द डिमांड एंड लेबर ऑफ डिमांड, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। वही तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनता ही है। देखिए ये है आपको कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, ठीक है। तो यहां पर ये सेविंग है, याद रखिएगा, सेविंग, और ये है इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट का, ठीक है। तो आप देखिएगा ये भी ई बिंदु पर आकर संतुलन में होता है, और यहाँ जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर आर, ठीक है। अरे कैपिटल मार्केट में क्या होगा, कैपिटल मार्केट में सेविंग को निवेश किया जाएगा, और जो आप बचाए वही ना खरीदिएगा वहां जाके। रियल मार्केट में आप या तो फ्लैट खरीदिएगा, जमीन खरीदिएगा, गोल्ड खरीदिएगा, हीरा खरीदिएगा, बॉन्ड खरीदिएगा, शेयर खरीदिएगा। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, यही सब होता है, ये सब आपको खरीदना है। तो एक तरफ आप क्या कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, और दूसरा तरफ आप सेविंग कीजिएगा। सेविंग होगा तो इन्वेस्ट होगा, सबसे पहले तो सेविंग करना पड़ेगा आपको, देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट होगा, और जब फिर इन्वेस्ट कीजिएगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। इस तरह से लगातार प्रक्रिया चलेगी और आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा, आपकी स्थिति बदल जाएगी वहां। तो कहता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यहाँ खूब बढ़िया समझिएगा, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो कैपिटल मार्केट में, यानी कि ऊंचा ब्याज दर मिल रहा हो, ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करते हैं, वह इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, महंगा लोन मिलेगा उसे, वो नहीं करेगा, है ना। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पर बैंक लोन देने वाले 20% ले रहा है, क्या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे 1% कर दे, अभी बता रहे 1% पर 1 करोड़ दे रहा था, लो 5 करोड़ दे दो, कौन बड़ा चीज, वही चीज होगा वो। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां मान लेते हैं कि R1 है, तो निवेश इतना हो रहा है, ठीक है, घट के R हो गया तो निवेश इतना हो गया, और घट के इतना हो गया R2 हो गया तो निवेश इतना हो गया, यानी क्वांटिटी Q1 Q2 Q3 बढ़ रहा है।
ये मत बनाइएगा आप लोग, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए बना रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो इन्वेस्टर है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कम निवेश करेगा वो, और जब इंटरेस्ट उसका 1% 2% हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा करेगा। यहां तक क्लियर है? अब इसको उलट दीजिए। इन बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि सर ऐसे कैसे होगा, बोले ऐसे ही होता ही है, तो तुम्हारा सोच से उल्टा चलता है कैपिटल मार्केट। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, सेविंग है। अब सेविंग में कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप देखिए आप बचत कब करते हैं, जब इंटरेस्ट हाई देता है। अगर बैंक 30% इंटरेस्ट देने लगेगा तो रुपया घर में रखिए कि बैंक में रखिएगा? बैंक में जाके रखिए, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा। अगर बैंक आज ये बोर्ड लगा दे कि 2 साल में दुगना, देखिए लाइन लग जाएगा, पूरा लोग कहेगा बाप 2 साल में दुगना, जितना रुपया सब दे दो, बेच के, जमीन बेच के दे दो, घर बेच के दे दो। अरे 4 लाख रखेंगे तो 8 लाख हो जाएगा 2 ही साल में, 8 रख देंगे 16 हो जाएगा, इतना बड़ा। तो क्यों हुआ? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई। अर्थात जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो सेविंग देखिए इतना हो रहा है, Q3, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा ये भी घट गया, Q2 हो गया, और घटा तो ये Q1 हो गया। क्लियर, समझ रहे हैं? तो ये मतलब उल्टा चलता है, ये चल रहा है ना उल्टा। सेविंग का, चूंकि इनका रेखा का स्लोप कैसा है, सेविंग रेखा का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वेरी गुड, पॉजिटिव है। और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव। तो इसमें जैसे जैसे बढ़ेगा, ये तो इधर आ रहा है, नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट टू राइट है, इसलिए इसकी मात्रा जैसे जैसे घटेगी उसका मात्रा बढ़ेगा, और इसका उल्टा है, जैसे जैसे कम होगा इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना यहां तक? तो ये आ रहा आपका। तो कहता है कैपिटल मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह बहुत मायने रखता है, इन्वेस्टर के लिए भी और सेवर के लिए भी। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो इन्वेस्टर, इंट्यूजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम होता है, यानी ऊंचे दर पर लोन लेकर वह निवेश करना नहीं चाहेगा। तो जब सरकार को हाई ग्रोथ रेट, जीडीपी रेट बढ़ाना हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति लाना हो, देश को तीव्र गति से रिकवरी करना हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी सरकार? घटा देगी। और ऐसा कोविड काल में देखा गया था, लोन माफ कर दिया, इंटरेस्ट घटा दिया, है ना, एकदम बहुत कम नॉमिनल करके लोगों का, ताकि इन्वेस्टर आ जाए और ज्यादा से ज्यादा दे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम कर रहा है, कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि निवेशक ज्यादा आकर्षित होगा। और उसमें भी तीसा के महान मंदी केस में भी यही चीज किया गया था। अमेरिका एकदम 0% पर लोन दे रहा था, बांट रहा था, जाओ ले जाओ भाई, जल्दी से किसी तरह पूंजी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, नहर खुदवाओ, पुल बनाओ, पुलिया बनाओ। बिहार में भी अभी क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है। जितना रोड देखिए बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, बांध बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, डबल डेकर बन रहा है। किस लिए? इन्वेस्टमेंट, पंप दी मनी, बिहार को पंप किया जा रहा है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा और दूसरा लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज के डेट में इकोनॉमी में घूम रही है पैसा, और धीरे धीरे अभी कल परसों सर्वे आया था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुका है, बिहार का डेटा आया हुआ है। तो धीरे धीरे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ पर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चलता है। तो उनका कहना है कि ऑटोजेनर्स के द्वारा अपने आप जो है फिर यह घट के ऊपर नीचे आ जाएगा, जब यहाँ आई जो है, आई यहाँ पर जो है लेस देन एस हो जाता है, और यहाँ आई ग्रेटर देन एस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुनः वह ऑटो करेक्शन इनविजिबल शक्ति के द्वारा आकर यहाँ वह अपने आप ऑटो, ये संभव हो जाता है। क्लियर है?